आपसे कुछ ही घंटों बाद हमारे देश की स्वाधीनता के 80वें वर्षों का शुभारंभ होगा। देश विदेश में रहने वाले सभी भारतीय ये पर्व उल्लास के साथ मनाते हैं। हमारा तिरंगा हमारी स्वाधीनता का प्रतीक है। इसे हम पूरी शान से फहराते हैं। 15 अगस्त 1947 के दिन भारत माता पराधीनता की बेड़ियों से मुक्त हुई। सभी देशवासी स्वतंत्र भारत की नियति के निर्माता बने। हम भारत के लोग अपने सपनों को साकार करने के अवसरों का उपयोग कर सके और भारत को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाने की भावना से कार्य करें, इसी में स्वतंत्रता की सार्थकता है। निष्ठावान विद्यार्थी और शिक्षक, विकास के लिए तत्पर वैज्ञानिक और इंजीनियर, स्वास्थ्य सेवा में कार्यरत डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी, मेहनती श्रमिक और अन्नदाता किसान अपने प्रयासों से राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं। प्रतिभावान खिलाड़ी, शिल्पकार तथा कलाकार, मार्गदर्शक बुद्धिजीवी, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की टीमों के कर्मठ सदस्य, जनहित में सेवारत जनप्रतिनिधि, न्याय व्यवस्था से जुड़े न्यायकर्मी, कार्यनिष्ठ सिविल सेवक, अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाले छोटे बड़े सभी निवेशक, निस्वार्थ समाजसेवी और स्वच्छता अभियान के अग्रणी कार्यकर्ता, हमारे सभी सफाई मित्र देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अन्य क्षेत्रों में सक्रिय असंख्य देशवासी तथा संविधान में निहित मूल कर्तव्यों का पालन करने वाले सभी नागरिक राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भागीदार हैं। मैं उन सभी की हृदय से सराहना करती हूँ। तीनों सेनाओं के जवानों, सभी सशस्त्र पुलिस बलों एवं पुलिस कर्मियों की कर्तव्य निष्ठा के लिए मैं उनकी विशेष सराहना करती हूँ। विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान बढ़ाने वाले प्रवासी भारतीयों और दूतावासों में कार्यरत देशवासियों की मैं प्रशंसा करती हूँ। प्यारे देशवासियों, स्वाधीनता के शताब्दी वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। अंत्योदय की भावना के साथ हमारा संकल्प है कि विकास का लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे। अपनी समृद्ध विरासत और स्वाधीनता संग्राम के आदर्शों को अपनाते हुए हम आधुनिक विकास के मार्ग पर अग्रसर है। वयं राष्ट्रे जागरूयाम, ये वेदवाक्य हमें प्रेरणा देता है कि हम राष्ट्र के लिए सदैव जागरूक रहें। हमारे स्वाधीनता संग्राम में संघर्षरत अलग अलग विचारधाराओं के लोगों का लक्ष्य एक ही था, भारत की स्वतंत्रता। स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम जन जन का गीत बन गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में अनगिनत देशवासी स्वाधीनता संग्राम से जुड़ गए। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समाज सुधार तथा राष्ट्र निष्ठा के उच्च आदर्श प्रस्तुत किए। भारत माता की उन सभी महान संतानों को मैं सादर नमन करती हूँ, जिनके आदर्शों पर चलते हुए हमारा देश स्वतंत्र हुआ और आगे बढ़ा। आज 14 अगस्त के दिन को हम विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाते हैं। हम उन लाखों देशवासियों को याद करते हैं जो विभाजन से जुड़ी हिंसा में मारे गए या विस्थापन की त्रासदी झेलने को मजबूर हुए। सांप्रदायिक हिंसा की वजह से लाखों लोगों को शरणार्थी बनना पड़ा और बंटवारे की विभीषिका सहन करनी पड़ी। फिर भी उन्होंने अपनी पहचान नहीं छोड़ी। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, उस समय देश के विभाजन के गंभीर परिणामों के साथ साथ 550 से अधिक रियासतों को नव स्वाधीन भारत के साथ जोड़ना भी एक असाधारण चुनौती थी। सरदार पटेल ने राजशाही व्यवस्थाओं को समाप्त करके हमारे स्वाधीन लोकतंत्र में उनका विलय किया। एक कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से आधुनिक भारत की एकता के शिल्पकार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पावन स्मृति को मैं सादर नमन करती हूँ। प्यारे देशवासियों,
भारत के लोगों द्वारा निर्मित हमारा संविधान नागरिकों की भागीदारी पर आधारित है। लोकतंत्र की जननी भारत भूमि के निवासियों में जन भागीदारी की भावना सदा से विद्यमान रही है। उस भावना को नई ऊर्जा के साथ हमारे देशवासी आगे बढ़ा रहे हैं। राष्ट्रीय अभियानों को जन भागीदारी से आगे बढ़ाया जा रहा है। ये हमारे लोकतंत्र की प्रेरक उपलब्धि है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा हमारे संविधान के प्रमुख आदर्श है। आज साधारण पृष्ठभूमि के लोग अनेक क्षेत्रों में असाधारण योगदान दे रहे हैं। इससे मेरा ये विश्वास दृढ़ होता है कि आज के भारत में हर व्यक्ति बड़े सपने देख भी सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है। हमारे संविधान में कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका के उत्तरदायित्व का स्पष्ट उल्लेख है। जनप्रतिनिधियों का कर्तव्य है कि वे विधायिका में जन आकांक्षाओं को अभिव्यक्त करें। कार्यपालिका का कर्तव्य है कि जनहित और राष्ट्रहित की नीतियों को कार्य रूप दे। न्याय व्यवस्था से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि अभाव के कारण कोई व्यक्ति न्याय से वंचित ना रहे। हर नागरिक को, विशेषकर वंचित वर्गों के लोगों को समानता के आधार पर सम्मान के साथ समय से न्याय मिलना चाहिए। प्यारे देशवासियों, पिछले एक दशक से कुछ अधिक समय में हमारे देश ने तेज गति से समावेशी विकास किया है। विरासत और विकास के समन्वय को प्राथमिकता दी है तथा विकास में बाधक दशकों पुराने अनेक अवरोधों को दूर किया है। हमारे देशवासी महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती मना रहे हैं। महात्मा फुले और क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले ने सामाजिक न्याय, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और समानता के क्षेत्र में ऐतिहासिक योगदान दिया है। उनके आदर्शों के अनुसार विगत कुछ वर्षों के दौरान वंचित वर्गों को आगे बढ़ाने के लक्ष्य को राष्ट्रीय प्राथमिकता दी गई है। महिलाओं की शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के नई प्रतिमान स्थापित हुई है। 25 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी से मुक्ति दिलाने में सफलता मिली है। विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेश की योजना प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत लगभग 59 करोड़ खाता धारक बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ चुके हैं। उनमें 32 करोड़ से अधिक महिला खाता धारक शामिल है। 80 करोड़ लोगों के लिए निःशुल्क राशन की व्यवस्था द्वारा उनकी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 60 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपया तक की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए गए हैं। किसान सम्मान निधि तथा किसान क्रेडिट कार्ड्स से खेती, डेयरी, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन और मधुमक्खी पालन जैसे गतिविधियों से जुड़े किसान भाई बहनों को संबल मिला है। विश्व का इतिहास साक्षी है कि सांस्कृतिक आत्मबल पर आधारित विकास गतिमान और स्थायी होता है। आज देश में ये चेतना बलवत्ती हो रही है कि सांस्कृतिक गौरव का भाव देश की संप्रभुता को आत्मिक शक्ति प्रदान करता है। हमारे पूर्वजों ने ज्ञान, विज्ञान, कला, संस्कृति, अध्यात्म और सदाचार की अनमोल विरासत सौंपी है। हम विरासत और विकास के समन्वय के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारे देश में विश्व का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया गया है। गांव की छोटी छोटी दुकानों में तथा रेहड़ी पटरी पर भी डिजिटल पेमेंट्स हो रहे हैं। विश्व में आधे से अधिक रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शंस भारत में हो रहे हैं। हमारे देशवासियों और सरकार ने मिलकर डिजिटल क्रांति का उदाहरण विश्व समुदाय के सामने प्रस्तुत किया है। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके सरकार ने जन कल्याण की सुविधाओं को पारदर्शी तरीके से जन जन तक पहुंचाया है। हमारे देश में हाईवेज,
वाटरवेज, रेलवेज और एयरवेज के रूप में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। इससे नए उद्यमों के लिए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं, नए रोजगारों का सृजन हो रहा है तथा निवेशकों का विश्वास बढ़ रहा है। प्यारे देशवासियों, विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध एवं अस्थिरता का सभी देशों पर प्रभाव पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था सबसे तेज गति से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ रही है। आर्थिक अनुमानों के अनुसार भारत की विकास दर विश्व की औसत विकास दर की तुलना में दोगुनी से अधिक रहेगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान से हमारी आर्थिक प्रगति और राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार मजबूत हुआ है। आधुनिक विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी भारत विश्व स्तर पर अग्रणी योगदान दे रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 के कुछ लक्ष्यों को हमारे देश ने समय से पहले ही प्राप्त कर लिया है। रिन्यूएबल एनर्जी के विकास को पिछले कुछ वर्षों में अभूतपूर्व गति मिली है। हमारे विदेश नीति देश हित पर आधारित है। शांति, सहयोग, संवाद तथा वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श हमारी विदेश नीति के स्तंभ हैं। आर्थिक सहयोग बढ़ाने तथा पारस्परिक संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने के लिए हमने अनेक देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं। ग्लोबल साउथ के देशों में हम अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। विश्व पटल पर हमारे देश का सम्मान बढ़ा है। हम रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर में विश्वास रखते हैं। हमारे प्रयास है कि संयुक्त राष्ट्र संघ सहित मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस में विश्व समुदाय का समुचित प्रतिनिधित्व हो। हमारे इस प्रयास को अनेक देशों का प्रबल समर्थन मिल रहा है। प्यारे देशवासियों, प्राकृतिक संपदाओं पर हमारी भावी पीढ़ियों का भी उतना ही अधिकार है जितना हमारा है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि हमारे किसी भी कार्य से आने वाली पीढ़ियों द्वारा इस अधिकार के प्रयोग में तनिक भी कमी ना हो। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम उनको और अधिक समृद्ध प्राकृतिक संपदाएं प्रदान करें। पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारी आस्था हमारी परंपरा का हिस्सा है। संताली भाषा के एक सरल गीत में हमें गहरा संदेश मिलता है। पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा रचित उस गीत के कुछ शब्द इस प्रकार हैं। दारे गुजु कान नेलते मीरू चणे राग बया दाया हायागे गुजु कान अबुआ जेती धर्म दारे चेदा बाबन राग बया आबो ओना नेलते। इस गीत में एक पेड़ के पूरी तरह सूख जाने के कारण रोते हुए एक तोते का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं, हे मेरे भाइयों, मरते हुए पेड़ को देखकर तोता पक्षी दुख भरी आवाजों में रो रहा है। हे मेरे भाइयों, मानव संस्कृति रूपी वृक्षों का विनाश होता देखकर हम मानव समाज के लोग विलाप क्यों नहीं कर रहे हैं। इस गीत का संदेश ये है कि सभी मनुष्यों को मानवीय मूल्यों और प्रकृति के संरक्षण के लिए तत्पर रहना चाहिए। एक हरा भरा पेड़ मानव समाज के नैतिक और स्वस्थ रहने का प्रतीक है। एक पेड़ माँ के नाम तथा लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट यानी लाइफ जैसे अभियानों की भावना के अनुरूप सभी को पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयास करना चाहिए। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे ये देखकर बहुत प्रसन्नता होती है कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारे बेटियां प्रभावशाली प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही कृषि उत्पादकता बढ़ाने में योगदान देने वाले ड्रोन दीदी से लेकर वायुसेना में फाइटर कॉम्बैट लीडर बनने तक विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। हाल ही में ग्लासगो में संपन्न हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के कुल 13 स्वर्ण पदकों में 8 स्वर्ण पदक बेटियों ने जीते हैं। महिलाओं की आर्थिक,
आत्मनिर्भरता बढ़ रही है। स्वयं सहायता समूह की 10 करोड़ से अधिक महिला सदस्य है। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया गया था। इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा चुका है। अब हमारे देश 3 करोड़ महिलाओं को नई लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। मुद्रा योजना के तहत सहायता प्राप्त करने वाले उद्यमियों में लगभग 2/3 लाभार्थी महिलाएं हैं। महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता के प्रयासों के साथ साथ हम देख रहे हैं कि वे विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व प्रदान कर रही है। मतदान में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी हमारी गणतंत्र की विशेष सफलता है। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं का 33% प्रतिनिधित्व आरक्षित करने के लिए वर्ष 2023 में नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित किया जा चुका है। इस अधिनियम के लक्ष्य को प्राप्त करने से महिलाओं का नेतृत्व बढ़ेगा तथा हमारा लोकतंत्र और अधिक समावेशी बनेगा। देश की कुल आबादी में 65% लोगों की आयु 35 वर्ष से कम है। ये युवा आबादी हमारी सबसे मूल्यवान संपदा है। हमारे देश के युवा टैलेंटेड है, कमिटेड है और स्किल्ड है। जमीनी स्तर पर युवाओं द्वारा किए गए विभिन्न समस्याओं के इनोवेटिव और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस को देखकर मुझे समाज और देश के लिए उनकी प्रतिबद्धता का परिचय मिलता है। केवल 28 वर्ष की औसत आयु वाली युवा टीम द्वारा हाल ही में रॉकेट का सफल प्रक्षेपण करके अंतरिक्ष अन्वेषण के एक नए चरण का शुभारंभ किया गया है। हमारे अनेक युवा स्वरोजगार के मार्ग पर चलते हुए रोजगार प्रदान करने की संस्कृति को अपना रहे हैं। युवा उद्यमियों की भागीदारी से हमारे देश में एक मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित हुआ है। विश्व के बड़े बड़े उद्यम भारत के युवाओं की प्रतिभा और लगन से प्रभावित रहते हैं तथा उन्हें नेतृत्व की भूमिकाओं में नियुक्त करते हैं। ऐसे युवाओं ने विश्व समुदाय में भारत की युवा शक्ति की साख बढ़ाए हैं। हमारी युवा पीढ़ी भारत के स्वर्णिम भविष्य के प्रति मेरी आस्था को और प्रबल बनाती है। हमारे विद्यार्थी भारत के भविष्य निर्माता है। जिस तरह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सरकार और समाज का एकजुट रहना जरूरी है, उसी तरह विद्यार्थियों के वर्तमान और भविष्य की सुरक्षा के लिए भी सभी के सम्मिलित प्रयास जरूरी है। सार्वजनिक परीक्षाएं विद्यार्थियों के लिए अवसर के द्वार खोलती है। इसीलिए सरकार इन परीक्षाओं में सुधार के लिए व्यापक कदम उठा रही है। इन सुधारों का उद्देश्य है कि सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों पर पूरी तरह से अंकुश लगे, परीक्षा प्रणाली और अधिक पारदर्शी तथा युवाओं के लिए सुरक्षित एवं भरोसेमंद हो। सरकार के प्रयासों तथा नई आर्थिक गतिविधियों से युवाओं के लिए अनेक प्रकार के नए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। ऐसे अवसरों के बारे में जानकारी प्राप्त करके हमारे युवा सफलता के नए मार्ग चुन सकते हैं। हमारे युवाओं का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य देश के भविष्य का आधार है। परिवार और समाज की भी जिम्मेदारी है कि हमारे युवा उत्साह के साथ आगे बढ़ते रहे। खेल कूद को युवाओं के विकास और राष्ट्र निर्माण के माध्यम के रूप में अपनाया जा रहा है। खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक देश के सभी क्षेत्र के लिए स्पोर्ट्स इकोसिस्टम उपलब्ध कराया जा रहा है। खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए सरकार अभूतपूर्व निवेश कर रही है। इन प्रयासों के अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धा में हमारे खिलाड़ी प्रदर्शन और उपलब्धियां के उच्च शिखरों तक पहुंच रहे हैं। एक और हमारे देश में सबसे बड़ी युवा आबादी है तो दूसरी ओर वरिष्ठ नागरिकों की संख्या भी निरंतर बढ़ रही है। सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। 70 साल
और उससे अधिक आयु के लगभग 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक की निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा सुविधाएं उपलब्ध है। वरिष्ठ नागरिकों के प्रति अपनेपन की भावना तथा उनके आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए पूरे समाज को संवेदनशील रहना चाहिए। प्यारे देशवासियों, सत्य और न्याय के पक्ष में मानवता विरोधी शक्तियों पर विजय प्राप्त करने की भारतीय परंपरा पर हम गर्व करते हैं। 26 जुलाई को हमने कारगिल विजय दिवस मनाया। उसके पहले 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के आरंभ का 1 वर्ष पूरा होने पर हमने अपनी सेनाओं के अतुल्य पराक्रम का स्मरण किया। आतंकवाद के विरुद्ध ऐतिहासिक ऑपरेशन भारतीय सेनाओं की अचूक क्षमता का प्रमाण है। आतंकियों और उनके समर्थकों को एक कठोर संदेश दिया गया कि वे चाहे कहीं भी जाकर छिप जाएं, लेकिन उन्हें आपने किए की सजा जरूर मिलेगी। आतंकवाद को संरक्षण देने वाले देश के साथ अतीत में की गई सिंधु जल संधि का निलंबन करना हमारे देश के विशेषकर किसानों के हित में एक निर्णायक कदम है। दशकों से नक्सलवाद देश के लिए गंभीर चुनौती बना हुआ था। भारत को नक्सल मुक्त बनाना एक बड़ी उपलब्धि है। अब नक्सल प्रभावित क्षेत्र में उत्साह का वातावरण है तथा विकास की सर्वस्पर्शी धारा प्रवाहित हो रही है। बस्तर ओलंपिक्स में खिलाड़ियों ने, बस्तर पंडुम में कलाकारों ने तथा इन आयोजनों में दर्शकों ने भारी संख्या में हिस्सा लिया। राष्ट्र गौरव की रक्षा हेतु निर्मित मराठा सैन्य परंपरा से जुड़े 12 दुर्गों को पिछले वर्ष यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में स्थान दिया गया और इस वर्ष भगवान बुद्ध के प्रथम प्रवचन के स्थल सारनाथ को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। भारत भूमि में एक और भगवान बुद्ध से जुड़े आध्यात्मिक स्मारक है, तो दूसरी ओर आत्मसम्मान तथा अपनी गौरवशाली परंपराओं की रक्षा हेतु युद्ध करने की हमारी प्रभावशाली क्षमता के प्रतीक भी विद्यमान है। मेरे प्यारे देशवासियों, सभी भारतवासियों का विकास और कल्याण ही विकसित भारत के निर्माण का वास्तविक लक्ष्य है। तेलुगु भाषा में रचना करने वाले महान राष्ट्रपति साहित्यकार गुरजाड़ा अप्पा राव ने अपने एक गीत में सभी भारतवासियों को देश प्रेम का अमूल्य संदेश दिया है। उन्होंने कहा है, देश मुन्नु प्रेमिंचु मन्ना मंची अन्नदी पेंचु मन्ना देश मंटे मट्टी कादोय देश मंटे मनुष्योलोय। इन पंक्तियों का भाव है, देश से प्रेम करो, भलाई को बढ़ाओ। देश का अर्थ केवल मिट्टी ही नहीं है, देश का अर्थ समस्त जन समुदाय है। मुझे विश्वास है कि समाज की भागीदारी और सरकार के प्रयासों से गांव-गांव में, नगर नगर में, भारत के घर घर में रहने वाले सभी लोग स्वस्थ, सुखी और समृद्ध बनेंगे। आइए देश प्रेम की इसी सर्वसमावेशी भावना के साथ हम सब स्वतंत्र भारत को विकसित भारत बनाने की राष्ट्रीय साधना में स्वयं को समर्पित करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। My dear fellow citizens, Namaskar. On the eve of our Independence Day, I convey my warm greetings to all of you for this national festival. In a few hours from now, our country will witness the auspicious beginning of the 80th year since its independence. All Indians living in the country and abroad celebrate this festival with great joy. Our tricolor is the symbol of our freedom. We unfurl it with immense pride. On the 15th of August 1947, Bharat Mata was liberated from the shackles of subjugation. Every citizen became an architect of the destiny of independent India. The true meaning of freedom lies in ensuring that
all citizens are able to utilize opportunities to fulfill their aspirations and work towards the goal of making India the foremost nation in the world. Dedicated students and teachers, scientists and engineers committed to development, doctors and healthcare workers providing health services, industrious workers and our Annadata farmers are all contributing to nation building through their efforts. Talented sportspersons, craft persons and artists, visionary intellectuals, diligent members of the workforce in private and public sectors, people's representatives devoted to serving them, officials in the judicial system, dutiful civil servants, big and small investors contributing to our economy, selfless social workers, and all Safai Mitra who are frontline workers of the Swachhata Abhiyan are all playing an important role in the nation's progress. Numerous citizens engaged in various other activities, and every citizen who faithfully discharges the fundamental duties enshrined in our Constitution are active partners in our nation building process. I wholeheartedly appreciate each one of them. I especially commend the devotion of our soldiers in the three armed forces, armed police forces, and all police personnel for their unwavering dedication to duty. I also praise the Indian diaspora and the officials serving in our embassies who enhance India's prestige and honor on the global stage. My dear fellow citizens, we are moving ahead towards building Viksit Bharat by the centenary year of our independence in 2047. Guided by the spirit of Antyodaya, it is our resolve to ensure that the fruits of development reach every individual. Embracing our rich heritage and the ideals of the freedom movement, we march ahead on the path of modern development. The Vedavakya, Vayam Rashtre Jagroyamo, inspire us to always remain ready to serve the nation. During our freedom struggle, people with diverse ideologies were united by one common goal, India's independence. During the Swadeshi movement, the song Vande Mataram became a song of the masses. Countless Indians plunged themselves into our freedom struggle under the leadership of the father of the nation, Mahatma Gandhi. Babasaheb Dr. Bhimrao Ambedkar embodied the highest ideals of social reforms and patriotism. I humbly bow to all those great sons and daughters of Bharat Mata whose ideals guided our country to its freedom and its progress thereafter. Today, on the 14th of August, we observe Vibhajan Vibhishika Smriti Divas. We solemnly remember those lakhs of Indians who lost their lives in the violence resulting from the partition, or were forced to endure the tragedy of displacement. Lakhs of people had to become refugees due to communal violence and endure the horrors of partition. Yet, they did not give up their identity. At the time of our independence, along with the grave consequences of partition, was the extraordinary challenge of unifying more than 550 princely states with a newly independent India. Sardar Patel put an end to the system of kingdoms and integrated the princely states into our independent democracy. On behalf of a grateful nation, I pay my respectful tributes to the sacred memory of the sculptor of the unity of modern India, Lauha Purush Sardar Vallabhbhai Patel. My dear fellow citizens, the Constitution framed by the people of India rests on the foundation of people's participation. The spirit of public participation has always been inherent in the people of our country, which is the cradle of democracy.
With renewed vigor, our fellow citizens are promoting the same tradition of people's participation. National campaigns are being implemented through active participation of the people. This is an inspiring achievement of our democracy. Equality of status and of opportunity, along with the dignity of the individual, are among the cherished ideals of our Constitution. Today, people from ordinary backgrounds are making extraordinary contributions in many fields. This strengthens my belief that in today's Bharat, everyone can dream big and also realize such dreams. Our Constitution clearly lays down the responsibilities of the executive, the legislature, and the judiciary. Giving voice to the aspirations of the people is the duty of the representatives in the legislature. The executive is responsible for implementing policies that serve the interest of the nation and its people. It is the duty of every person associated with the judicial system to ensure that no one is deprived of justice due to lack of resources. All citizens, especially those belonging to deprived sections of the society, should have equal access to timely justice with dignity. My dear fellow citizens, during the period of a little over a decade, our country has witnessed rapid and inclusive development. Priority to harmonizing heritage and development and removal of numerous decades-old obstacles to development. Our country is celebrating the 200th birth anniversary of Mahatma Jyotiba Phule. Mahatma Phule and Kranti Jyoti Savitribai Phule made historic contributions to social justice, education, women's empowerment, and equality. Following their ideals, the upliftment of the deprived sections of society has been given priority at the national level during the past few years. New standards have been set in the area of women's education. More than 25 crore people have been lifted out of poverty. Under Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, the world's largest program of financial inclusion, nearly 59 crore account holders have joined the banking system. Out of these, more than 32 crore account holders are women. Food security has been ensured for more than 80 crore people by providing them with free rations. Under Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, free health care coverage of up to 5 lakh rupees per year has been provided to 60 crore people. Kisan Samman Nidhi and Kisan Credit Cards have provided support to farmers engaged in activities such as farming, dairy, poultry, fisheries, and beekeeping. History of the world bears witness to the fact that development rooted in a strong sense of cultural identity is both rapid and sustainable. Today, there is a growing awareness in the country that a sense of cultural pride bolsters the inner strength of the nation. Our ancestors have passed on a rich legacy of learning, science, art and culture, spirituality, and virtuous conduct. We are moving ahead, harmonizing our heritage and development. India has developed the world's largest and best digital infrastructure. Digital payments are now common even in small rural shops and among street vendors. More than half of the world's real-time digital transactions take place in India. Together, the people of India and the government have presented an example of digital revolution to the global community. By using technology, the government has provided benefits of welfare schemes to the people in a transparent manner. Our country has seen an unprecedented expansion of modern infrastructure in the form of highways, waterways, railways, and airways. This is creating opportunities
for new enterprises, generating employment and boosting investor confidence. My dear fellow citizens, warfare and instability prevailing in several parts of the world are affecting every country. Even in such trying circumstances, our economy is moving ahead as the fastest growing major economy in the world. According to economic projections, the growth rate of the Indian economy is expected to be more than twice the average of global growth rate. Atmanirbhar Bharat Abhiyan has further strengthened the foundation of our economic progress and national security. While moving ahead on the path of modern development, India is also playing a leading role at the global level in protecting the environment. Our country has achieved some of the Sustainable Development Goals 2030 ahead of schedule. Over the past few years, the development of renewable energy has gained unprecedented momentum. National interest is the foundation of our foreign policy. Peace, cooperation, dialogue, and the ideal of Vasudhaiva Kutumbakam are the pillars of our foreign policy. We have entered into free trade agreements with many countries to enhance economic cooperation and strengthen mutual relations. We are playing a leading role among the countries of the global south. Our country has grown in stature on the global stage. We believe in a rules-based international order. Our endeavor is to ensure that the global community receives appropriate representation in the United Nations and other multilateral organizations. This endeavor of our country has been getting strong support from many countries. My dear fellow citizens, future generations have as much right over natural resources as we do. We must ensure that none of our actions result in the slightest encroachment upon the exercise of this right by future generations. We should make all efforts so that we are able to live for them even richer bounties of nature. Our faith in conserving the environment is an integral part of our tradition. A simple song in the Santali language carries a profound message. A few lines from that song written by Pandit Raghunath Murmu are Dare gujuk kan nelte miru chane rag boya daya hayage gujuk kan abwa jati dharam dare cheda babon rag boya abo ona nelte. In this song, the poet describes an inconsolable parrot crying in grief because a tree has completely dried up. He says, "Oh my dear brothers," the parrot wails on seeing a dying tree. "Oh my brothers, why do we human beings not grieve when the tree of human culture is being destroyed?" The message of this song is that all people must remain committed to preserving nature and human values. A lush green tree symbolizes the moral ideals and well-being of human society. In the spirit of campaigns such as Ek Ped Maa Ke Naam and Lifestyle for Environment or Life, we should make individual and collective efforts to protect the environment. My dear fellow citizens, it gives me immense pleasure to see our girls performing exceptionally well in the field of education. Also, women's participation is increasing across diverse sectors, from the drone Didi, who contributes to enhancing agricultural productivity, to the fighter combat leader in the Air Force. In the recently concluded Commonwealth Games in Glasgow, women have won 8 out of India's total tally of 13 gold medals. Our women are increasingly achieving economic self-reliance. More than 10 crore women are members of self-help groups.
A target was set to create 3 crore Lakpati Didis. This target has been achieved. Now, our country is moving towards the goal of creating 3 crore new Lakpati Didis. About 2/3 of the entrepreneurs who have received financial assistance under Mudra Yojana are women. Along with efforts for economic self-reliance of women, we are also seeing them in leadership roles in many fields. It is a remarkable achievement of our democratic republic that the number of women exercising their rights to vote is growing. Nari Shakti Bandhan Adhiniyam has been enacted in 2023 with the purpose of reserving 33% representation for women in the Lok Sabha and legislative assemblies. Achieving the objectives of this act will enhance women's role in leadership and make our democracy more inclusive. 65% of our country's population is below the age of 35. This young population is our most valuable asset. The youth of our country are talented, committed, and skilled. I have seen the innovative and practical solutions that young people are developing to address various challenges at the grassroots level. This reflects the dedication of our youth to society and the nation. A new phase of space exploration has been ushered in through the recent successful rocket launch by a young team with an average age of just 28 years. Many of our youth are embracing the culture of job creation as they pursue the path of self-employment. The participation of young entrepreneurs has led to the creation of a strong startup ecosystem in our country. Major global enterprises are impressed by the talent and dedication of Indian youth and entrust them with leadership roles. Such young achievers have enhanced the reputation of India's youth power across the world. Our younger generations strengthen my faith in India's bright and prosperous future. Our students are the architects of India's future. Just as the government and society must remain united to ensure national security, everyone must contribute through joint and concerted efforts to safeguard the present and future of our students. Public examinations become gateways to the opportunities for our students. The government is undertaking comprehensive steps to reform these examinations. The objectives of these reforms are to completely curb the use of unfair means in public examinations, make the examination system more transparent, more secure, and more trustworthy for the youth. Through the government's initiatives and emerging economic activities, a wide range of new avenues are opening up for the youth. By exploring such new opportunities, our young people can embark on new paths to success. Physical and mental well-being of our youth forms the cornerstone of our country's future. Families and society also share the responsibility to motivate our youth to move ahead with enthusiasm. Sports are being adopted as a medium for promoting the development of our youth and for nation building. Under the Khelo India program, sports ecosystem is being developed across the country from the grassroots to the national level. The government is making unprecedented investments to promote sports. These efforts are yielding good results. In international sports tournaments, there has been a remarkable leap in the performance and achievements of our sports persons. While our country has the world's largest young population, the number of senior citizens is also on the rise. The government has taken several initiatives to improve the quality of life of senior citizens. About 6 crore senior citizens of the age of 70 years and above can
avail of free healthcare services of up to 5 lakh rupees per year. Society as a whole should be sensitive towards senior citizens, fostering a sense of belonging towards them and upholding their self-respect. My dear fellow citizens, we take pride in our tradition of overcoming the forces hostile to humanity for upholding truth and justice. On 26th of July, we observed Kargil Vijay Divas. Earlier, on the 7th of May, we commemorated the completion of 1 year since the launch of Operation Sindoor. We remembered the unmatched valor of our armed forces. That historic operation against terrorism demonstrated the capability of the Indian armed forces to act with precision. It sent a clear and firm message to terrorists and those who support them that no matter where they hide, they will have to face the consequences of their actions. Suspension of the Indus Waters Treaty with the country that harbors terrorism is a decisive step in the interest of our nation, especially the farmers. For decades, Naxalism posed a serious challenge to the nation. Making India Naxal-free is a major achievement. Today, enthusiasm prevails in the areas once affected by Naxalism. All-inclusive development is underway in these regions. A large number of players took part in the Bastar Olympics and many artists showcased their talent in Bastar Pandum, which were enjoyed by a large number of people. 12 forts built to safeguard national pride associated with the Maratha military tradition have been included in the UNESCO World Heritage List last year. And this year, Sarnath, the site of Bhagavan Buddha's first sermon, has been included in the UNESCO World Heritage List. On the one hand, Bharat Bhumi has monuments of spirituality associated with Bhagavan Buddha. It also has symbols of our impressive ability to fight for preserving our pride and glorious traditions on the other. My dear fellow citizens, the development and well-being of every Indian is the real objective of building Viksit Bharat. The great nationalist writer Gurjara Appa Rao, who wrote in Telugu, conveyed a timeless message of patriotism in one of his songs. Desh Munnu Primenchu Mona, Manchi Onnadi, Penchu Mona. Desh Motte, Matti Kadoi, Desh Monte, Monusuloi. The essence of these lines is love your country, foster goodness. A nation is not just its land. The nation is all its people. It is my belief that with the participation of the society and efforts of the government, people in every village, each town and all households across India will become healthier, happier and prosperous. With this all-inclusive spirit of patriotism, let us devote ourselves to the sacred national goal of transforming Swatantra Bharat into Viksit Bharat. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.